नमस्ते इन्वेस्टर्स, दिस इज ध्रुव बजाज फ्रॉम स्मार्ट सिंह सर्विसेज। हमने लास्ट कुछ वीक में ऐसा कोशिश करा है कि हम ऐसी लर्निंग वीडियोस डालें जिससे कोई भी इन्वेस्टर को कैसे कंपनी आइडेंटिफाई करनी है, एनालाइज करनी है एंड अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन कैसे लेना है, उसमें काफी हेल्प होगी। एंड हमारा फोकस ही यूट्यूब के माध्यम का ये है कि हम इस रूट को लर्निंग कंटेंट स्प्रेड करने में यूज करें रादर देन गिविंग यू स्टॉक टिप्स कि ये करना अच्छा लग रहा है, इसमें बाय कर लो या सेल कर लो। सो विद दैट बीइंग सेड, टुडे हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पे थ्री की मेंटल मॉडल्स जो हमने कहीं ना कहीं अपनी पास्ट फ्यू वीडियोस में डिस्कस करे थे, वो हम इधर अप्लाई करेंगे। एंड अगेन द आइडिया हियर इज नॉट टू से कि कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है उसको बाय कर लो। इनफैक्ट आई पर्सनली डोंट हैव एनी पोजीशंस इन दिस कंपनी एज ऑफ टुडे, बट द आइडिया हियर इज कैसे आप नए नए मेंटल मॉडल्स को यूज कर सकते हो, या फिर जो एग्जिस्टिंग मेंटल मॉडल्स आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसको न्यू न्यू कंपनीज में यूज कर सकते हो। एंड उससे आप ऑब्जर्व करोगे कि कैसे आपका एनालिसिस हर कंपनी के बाद थोड़ा इंप्रूव होता रहेगा, या आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग बिजनेस वो और बेटर होती रहेगी। सो विद दैट बीइंग सेड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सुंदरम क्लेटन दैट रिसेंटली गॉट डीमर्ज्ड। सो या लेट्स स्टार्ट द सेशन। So the video will be divided into four parts. A, आइडिया जनरेशन कैसे हुआ, इंडस्ट्री में क्या ओवरव्यू है फिलहाल, क्या पॉजिटिव्स हमको दिख रहे हैं बिजनेस में, एंड व्हाट आर द एंटीथेसिस एंड रिस्क फैक्टर्स रिगार्डिंग द बिजनेस। सो कमिंग टू द आइडिया जनरेशन, आई केम अप अक्रॉस दिस कंपनी पोस्ट द डीमर्जर ऑफ दिस बिजनेस। अब इसका डीमर्जर काफी पेक्युलर था। तो बेसिकली ये टीवीएस ग्रुप की कंपनी है हेडेड बाय वेनु श्रीनिवासन की फैमिली। अब वेनु श्रीनिवासन की जो फैमिली है दैट ओन स्टेक इन TVS Motors as well as Sundaram Clayton. So before this demerger, there was a single company called Sundaram Clayton. And Sundaram Clayton basically had two divisions. एक तो इनका ऑटो एंसिलरी का बिजनेस था जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड एक इनका टीवीएस मोटर्स के अंदर स्टेक था ऑफ 50%। तो ऑब्वियसली सिंस टीवीएस मोटर खुद में काफी बड़ी कंपनी है, तो इफेक्टिवली सुंदरम क्लेटन वाज अ होल्डिंग कंपनी। एंड बट आफ्टर डीमर्जर व्हाट दे फेल्ट कि हम लोग की जो फैमिली है उसकी शेयर होल्डिंग को हमको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, बिकॉज सब जो फैमिली मेंबर्स थे टीवीएस ग्रुप के उनमें स्प्लिट आ रहा था बिजनेस का, तो सबको अलग अलग बिजनेस अलॉट हो रहे थे। सो इन दैट केस दे फेल्ट कि हमारा जो ऑटो इंसिलरी का बिजनेस है उसे हमें सेपरेटली लिस्ट करना चाहिए, एंड हमारा जो बाकी जो अलग रूट के थ्रू हम जो ओनरशिप दिखा रहे हैं सुंदरम क्लिटन के अंदर उसको हमको कंबाइन कर देना चाहिए, जिससे हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा और क्लियर हो जाए। अब इसमें बेसिकली इन्होंने क्या करा कि सुंदरम क्लेटन जो था उसके अंदर एक डीमर्जर करा इनटू सुंदरम क्लेटन डीसीडी, जहां पे लोगों ने अपना डाइकास्टिंग डिवीजन जो है उसको डीमर्ज कर दिया हियर। एंड इनका जो दूसरा डिवीजन था दैट वाज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब व्हाट दे डिड इज कि इनका जो एग्जिस्टिंग जो बिजनेस था पोस्ट डीमर्जर उसमें खाली टीवीएस मोटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट थी। तो इफेक्टिवली सिंस इट वाज अ होल्डिंग कंपनी, तो वो लोग ने उसका नाम चेंज करके कर दिया टीवीएस होल्डिंग लिमिटेड, जिसमें वो लोग की टीवीएस मोटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट रहेगी, और वो लोग को और कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अगर टेकअप करना पड़ेगा तो वो लोग वो उस कंपनी के थ्रू करेंगे। मीनवाइल सुंदरम क्लेटन डीसीटी को ये लोग ने रीनेम कर दिया टू सुंदरम क्लेटन, एंड देन सुंदरम क्लेटन को ये लोग ने सेपरेटली लिस्ट कर दिया एज अ रिजल्टिंग एंटिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर डीमर्जर। तो आज हम जो कंपनी की बात कर रहे हैं वो सुंदरम क्लेटन डीसीडी है, जिसका नेम चेंज हो गया टुवर्ड्स सुंदरम क्लेटन, जो अभी रिसेंटली डीमर्ज हुआ है। अब इस पर डीमर्जर का हमने चेक करा कि दो रैशनल थे। एक तो कि जो फैमिली की शेयर होल्डिंग है उसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज करना था, एंड सेकेंडली दे ऑब्जर्व कि हमारा जो बिजनेस था उसके जो दो अलग अलग सेगमेंट थे वो कंप्लीटली डिफरेंट थे, एंड जिसकी वजह से मार्केट भी दोनों सेगमेंट को जो आइडियली जो वैल्यूएशन मिलनी चाहिए थी वो शायद से वो वैल्यूएशन नहीं दे रहा था। बिकॉज जनरली जो होल्डिंग कंपनीज होती है जिसका इन्वेस्टमेंट होता है कोई पर्टिकुलर बिजनेस में, वो एक डिस्काउंट पे ट्रेड करती है, वेरेज जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है वो जनरली एक प्रीमियम पे ट्रेड करता है वर्सेस इट्स बुक वैल्यू। तो उसकी वजह से इनको ऐसा फील हुआ होगा कि मे बी देयर इज अ स्कोप फॉर वैल्यू अनलॉकिंग, तो इट मेड सेंस फॉर देम टू डीमर्ज देयर ऑटो एंसिलरी बिजनेस इनटू अ सेपरेट एंटिटी। बट पोस्ट डीमर्जर भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। सो दिस इज द शेयर प्राइस चार्ट ऑफ सुंदरम क्लेटन पोस्ट डीमर्जर। तो हम देखेंगे कि पहले जब ये डीमर्ज होके अलग से लिस्ट हुआ था तब शेयर प्राइस वॉज प्रीटी स्टेबल, बट देन जैसे लास्ट वीक हमने बात करा था कि बीच में काफी अच्छा शेयर प्राइस डाउनफॉल आया था स्पेशली इन द स्मॉल कैप स्पेस। तो उस पीरियड में ये कंपनी भी इम्यून नहीं थी, एंड ये कंपनी का भी फॉल आया था इन शेयर प्राइस। बट देन अराउंड 1250 रुपीज के शेयर प्राइस में एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज आई थी
अगर आप देखोगे तो इधर बहुत बड़ी वॉल्यूम्स आई है, तो डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा बायर ने एंटर करा बिजनेस में। एंड देन जब हम लोग बल्क ट्रांजेक्शन्स देखने की ट्राई कर रहे थे, तो हमको बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखी कि गोविंद पारिक जी, जो बहुत एक फेम्ड इन्वेस्टर है, जिनको स्मार्ट सिंह की टीम काफी टाइम से फॉलो कर रही है एंड काफी इंस्पिरेशन भी लेती है, जिनका ऑलरेडी ये बिजनेस में अराउंड 1% स्टेक था, उन्होंने एडिशनल बहुत मेजर चंक उठाया फ्रॉम प्रमोटर्स देमसेल्फ। सिमिलरली एसबीआई म्यूचुअल फंड, जिसका ऑलरेडी अराउंड 5-6% का स्टेक था इन बिजनेस, वो लोगों ने एडिशनल स्टेक लिया, जिससे अब इनका टोटल स्टेक इज अराउंड 10%। तो जो न्यू इन्वेस्टर्स एंटर हुए, जिसको हम लोग काफी फॉलो करते भी थे, उससे हमें दो चीज में हेल्प हुई। एक तो हमको आइडिया जनरेशन में अगेन हेल्प हुआ, बिकॉज आफ्टर डीमर्जर आई थॉट कि चलो कंपनी इंटरेस्टिंग है, बट मेरे को समझ में कम आ रही है, तो आई वॉज अवॉइडिंग द बिजनेस टिल देन। एंड आई वॉज एक्चुअली वेटिंग कि अगर कुछ फोर्स सेलिंग आएगी, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, देन इट माइट प्रोवाइड अ गुड अपॉर्चुनिटी। बट इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ मेजर सेलिंग आई नहीं आफ्टर डीमर्जर, तो दैट केस तो डिडंट हैपन। बट सिंस काफी मार्केट इन्वेस्टर्स ने इस बिजनेस में एडिशनल स्टेक लिया था आफ्टर ऑलरेडी हैविंग अ बिग स्टेक इन दिस बिजनेस, सो दैट मेड मी इंटरेस्टेड कि भाई ऐसा क्या है बिजनेस में कि ये लोग ऑलरेडी इतना बड़ा स्टेक होने के बावजूद अभी नया स्टेक ले रहे हैं, स्पेशली जब ये बिजनेस ऑलरेडी बहुत छोटा मार्केट कैप में ट्रेड कर रहा है। सो इवन द recent run up in share price, it is trading at around 3000 crores market cap, which is not a lot for these guys. So again, the mental model number two is cloning works. Now coming to the industry, so the company operates in कास्टिंग इंडस्ट्री। अब कास्टिंग में बेसिकली दो टाइप से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कोई भी कंपनी को। एक तो वो लोग क्या रॉ मटेरियल यूज करते हैं। सो इफ यू विल सी दिस पर्टिकुलर चार्ट, सो हम देख रहे हैं कि ये चारों जो भी चीज है, स्टील हो गया, डक्टाइल आयरन हो गया, ग्रे आयरन, कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट आयरन, ये सब फेरस मिनरल्स है। वेरस एल्यूमिनियम इज ए नॉन फेरस मिनरल। अब इस केस में सबके काफी सारे बेनिफिट्स और वो है जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, एंड सबका एप्लीकेशन बेसिकली सेम ही जा रहा है कि ये लोग ऑटोमेटिव जो ऑटो ये हमारे व्हीकल्स होते हैं, उसके अंदर जो इंजन यूज होते हैं, जो ट्रांसमिशन गियर्स, ये सब चीजें यूज होती है, उसके लिए जो मटेरियल या कंपोनेंट्स हमको रिक्वायर्ड होते हैं, वो ये कास्टिंग इंडस्ट्री डेवलप करती है। सो इट इज नथिंग बट अ ऑटो एंसिलरी टू द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। सो इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं जनरली, दैट आर सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, सस्पेंशन कंपोनेंट्स, फ्रंट नकल्स, गियर बॉक्स एंड मेनी मोर सच थिंग्स। अब सेकंड जो वे होता है जिससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं, तो एक तो हमने देख लिया कि हम या तो फेरस हो सकता है कोई भी कास्टिंग प्रोड्यूसर, या तो नॉन फेरस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रॉ मटेरियल दैट दे आर यूजिंग। द सेकंड की वे टू डिस्टिंग्विश अमंग द प्रोड्यूसर्स इज द प्रोसेस दैट दे फॉलो इन कास्टिंग। तो कास्टिंग भी दो टाइप की होती है, एक तो एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग होती है एंड एक नॉन एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग होती है। अब एक्सपेंडेबल में चार चीजें दी हुई है, नॉन एक्सपेंडेबल में तीन चीजें दी हुई है। बट हमारी जो कंपनी है सुंदरम क्लेटन, दैट इज इन्वॉल्व इनटू डाई कास्टिंग, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो उससे हमको आगे आइडिया लगेगा कि बिजनेस में क्या डिफरेंट है। बट अगेन दो चीज हमको दिख रही है कि एक तो ये नॉन फेरस रॉ मटेरियल यूज करती है, दैट इज सुंदरम क्लेटन, बिकॉज इनका जो मेजर रॉ मटेरियल है दैट इज एल्यूमिनियम। एंड सेकेंडली ये लोग डाई कास्टिंग यूज करते हैं एज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो अगर हम इंडस्ट्री देखें, तो इनका जो मेजर जो दो चंक है, एक तो फेरस ये कास्टिंग्स हो गई, जो ये नॉर्मल स्टील हो गया, आयरन हो गया, वो यूज करते हैं, एंड नॉन फेरस हो गया जो एल्यूमिनियम यूज करते हैं जनरली। तो जो फेरस एलॉयज होती है, फेरस कास्टिंग्स होती है, इसका वॉल्यूम में अराउंड 65% का शेयर है। वेर एस जो नॉन फेरस एलॉय ये कास्टिंग्स है, उसका 35% शेयर है इन वॉल्यूम्स। बट अगर हम वैल्यू टर्म्स में देखेंगे, तो वी विल ऑब्जर्व कि जो फेरस कास्टिंग है, उसका वैल्यू टर्म्स में ओनली 35% तक का ओईएम में आता है ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन। वेरेस जो नॉन फेरस है, उसका अराउंड 65% आता है। सो हमें दिख रहा है कि जो फेरस होता है, फेरस कास्टिंग्स, वो ज्यादा वॉल्यूम में यूज होता है, बट उनकी जो प्राइसिंग होती है वो काफी कम होती है इन कंपैरिजन टू नॉन फेरस कास्टिंग्स। अनदर थिंग टू ऑब्जर्व इज कि क्या मार्जिन फ्लक्चुएशंस होते हैं बिटवीन अ फेरस प्लेयर एंड अ नॉन फेरस प्लेयर। तो ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो था कंपनी का, उससे ये मैंने डेटा लिया है। तो इसमें हमको दो ट्रेंड क्लियरली मेंशन दिख रहे हैं, ऐसे कि ये जो येलो वाली लाइन है, दैट इज नॉन फेरस, यानी नॉन फेरस इंडस्ट्री की कास्टिंग इंडस्ट्री जो है, उसके मार्जिन डिनोट कर रहे हैं। सो वी कैन सी कि एक्सेप्ट FY18, नॉन फेरस इंडस्ट्रीज के जो मार्जिन है दैट आर प्रीटी स्टेबल, वेरस जो फेरस इंडस्ट्रीज है उसके मार्जिन काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। तो वी एज एन इन्वेस्टर वो आइडियली वांट कि हम ऐसे
कास्टिंग प्लेयर में बेट करे जिसके मार्जिन थोड़े ज्यादा स्टेबल हो. सो इन दैट केस नॉन फेरस इज द प्लेस टू गो. अगेन इसमें नॉन फेरस और फेरस प्लेयर्स में डिस्टिंग्विश भी करेगी कौन से प्लेयर कौन से सेगमेंट में आते हैं. सो द लाइक्स ऑफ एलिकिन कास्टेलॉय एंड सुंदरम क्लेटन आर नॉन फेरस प्लेयर्स, whereas Kirloskar Fearless and Nelcast are ferrous players. Another thing to notice कि जो रॉ मटेरियल है उसका जो फ्लक्चुएशन है, अभी जैसे पिग आयरन जो एक मेजर रॉ मटेरियल है फॉर फेरस प्लेयर्स, उसमें काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी रही है लास्ट थोड़े इयर्स में. एल्यूमिनियम के प्राइसेस भी काफी ज्यादा शॉर्ट अप हुए हैं इन लास्ट फ्यू इयर्स, बट इट हैज बीन रिलेटिवली स्टेबल इन कंपैरिजन टू पिग आयरन. सो दीज आर टू थिंग्स दैट वी कैन सी कि क्यों मार्जिन इतने अलग रहते हैं बोथ प्लेयर्स के. So again, non-ferrous castings have steady margins. That is the key takeaway here. अगर हम अब कास्टिंग इंडस्ट्रीज का यूज केस देखें तो मेजोरिटी जो यूज आता है इसका वो ऑटोमेटिव डिमांड में ही आता है, दैट इज व्हीकल्स में आता है. और व्हीकल्स में भी हम देखें तो मेजोरिटी जो डिमांड आता है वो सीवी इंडस्ट्री से आता है, दैट इज कमर्शियल व्हीकल से आता है. अब अगर हम मार्केट का ज्योग्राफिकल मिक्स देखें कि कहाँ पे कितनी सेल्स आती है, तो वी कैन सी कि इनका एक्सपोर्ट्स अराउंड 20% का ओवरऑल सेल्स आता है, वल रिमेनिंग सेल्स कम फ्रॉम इंडिया. एंड इंडिया में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमने ऑब्जर्व करी है कि सिंस इनके जो प्रोडक्ट्स है वो ट्रांसमिशन में और इंजन में यूज होते हैं, तो नेचुरली ये प्रोडक्ट्स, अगर आज मेरा कोई इंजन सिस्टम खराब हो रहा है तो मैं खुद से जाके नया इंजन सिस्टम नहीं परचेस करूंगा, मैं ओईएम को ही सेंड करूंगा. एंड जनरली ये जो इंजन सिस्टम होते हैं या जो ट्रांसमिशन सिस्टम्स होते हैं, इनकी जो लाइफ होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, तो इसमें नेचुरली आपको इतनी रिप्लेसमेंट की डिमांड आती ही नहीं है. इसलिए इसका जो रिप्लेसमेंट मार्केट है दैट इज वेरी मिनिमल, एंड मेजोरिटी जो भी आपका डिमांड आएगा दैट विल बी फ्रॉम ओईएम्स. एंड अगेन जो एक्सपोर्ट मार्केट है, अगेन इंडिया मार्केट इज लिटिल बिट डाइवर्सिफाइड इन द सेंस आपका पीवी से जो पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं एंड टू व्हीलर्स होते हैं, सबसे रीजनेबल डिमांड आता है. Whereas in exports, majority of the demand comes from CV themselves. And CV में भी अगर हम यूएसए मार्केट में फोकस करें तो इन लास्ट फ्यू इयर्स जो मेजोरिटी जो डिमांड आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम क्लास 8 ट्रक्स. एंड अगेन यूएस एंड यूयू आर द की मार्केट्स इन दिस स्पेस. सो हमने थोड़ा बहुत बेसिक इंडस्ट्री के डायनेमिक तो समझ लिए कि कहाँ पे इनका यूज केस रहता है, कौन सा जियोग्राफी से क्या आता है कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड क्या ऑपरेटिंग मार्जिन हम एक कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस इंडस्ट्री. नाउ कमिंग टू द कंपनी, सो दिस इज अ टीवीएस ग्रुप हेडेड बिजनेस एंड इसका जो ओनरशिप है दैट इज विद वेणु श्रीनिवासन की फैमिली. अब अगेन एज वी हैव डिस्कस बिफोर, ये लोग लो, मिड, हाई एंड ग्रेविटी जो 3 अलग टाइप के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं उसके थ्रू डाई कास्टिंग बनाते हैं ये लोग. एंड ये लोग नॉन फेरस प्रोडक्ट दैट इज इनका जो रॉ मटेरियल है दैट इज एल्यूमिनियम. एंड अगर हम इनका रेवेन्यू स्प्लिट देखेंगे तो इट सीवी से इनका 60% रेवेन्यूज आते हैं, टू व्हीलर से 20% आते हैं एंड पैसेंजर व्हीकल से 20% आते हैं. एंड ये इनके प्रोडक्ट्स है जो तीनों सेगमेंट में यूज होते हैं, बट एज वी हैव डिस्कस बिफोर द प्रोडक्ट्स क्या है इनके. अब इनके अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में आए तो इनके टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जिसमें से 4 तो साउथ साइड पे ही है एंड एक इनका यूएसए में है प्लांट. फिर इनके 2 R&D सेंटर है दैट इज अगेन इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. एंड इनका एक डिजाइन सेंटर भी है टू केटर टू द एक्सपोर्ट क्लाइंट्स, एंड इनका एक डिजाइन सेंटर इज इन जर्मनी. कमिंग टू द जियोग्राफिकल स्प्लिट, 40% ऑफ द डिमांड या फिर जो सेल्स इनकी जो है दैट कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स व्हाइल रिमेनिंग कम्स फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट. अब हमने बिजनेस बेसिक समझ लिया कि क्या चीज में ऑपरेट करते हैं, इंडस्ट्री का ओवरव्यू क्या है, हम कैसे आइडिया जनरेशन करे थे. सो लेट लुक एट द पॉजिटिव पार्ट अबाउट दिस बिजनेस. तो मुझे ये बिजनेस में तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी वो ये है कि ऑल्दो ये कंपनी के मार्जिन की बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं दिखेंगे ऑन द फेस ऑफ इट, बट इसकी जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा स्टेबल है. तो इनका ये जो एनुअल रिपोर्ट था टीवीएस होल्डिंग का, उसमें भी सॉ कि मैनेजमेंट इज क्लियरली मेंशन कि ऑल्दो बिकॉज थोड़ा कंपिटिटिव पोजीशनिंग हाई इस इंडस्ट्री में तो हम ज्यादा प्राइस हाइक नहीं वो मांग सकते, बट एट द सेम टाइम हमारे जो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इन दिस इंडस्ट्री उसमें हमारा पीरियोडिक प्राइस एडजस्टमेंट क्लॉज होता है जो इंडेक्स होता है टू आर रॉ मटेरियल प्राइस दैट इज एल्यूमिनियम. सो नेचुरली सिंस एल्यूमिनियम इज अ लिटिल वॉलेटाइल रॉ मटेरियल, तो जितना भी वॉलेटिलिटी आएगा रॉ ये एल्यूमिनियम का इन द लॉन्ग रन उससे कंपनी के मार्जिन ऐसा कुछ बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होंगे. So this is some snippets from a slide presented by Digant Haria of Green Edge Wealth. So SmartSync की team recently went to Alpha Ideas that was hosted in Mumbai in November. So in that particular event, Digant Haria ji
प्रेजेंटेड ऑन किर्लोस्कर फेरस। सो उनकी स्लाइड में हमको दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगी जो हमने कभी पहले सोचा नहीं था। दैट इज कि वी ऑफन डिस्क्रिमिनेट कि अच्छा ये कंपनी जो है इसका रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो नेचुरली इसका जो ओवरऑल मार्जिन हो गए दैट विल बी वेरी वॉलेटाइल, राइट? बट इन हिज प्रेजेंटेशन ही गिव सम वेरी इंटरेस्टिंग स्निपेट्स। तो इन्हें एक तो ये चीज मेंशन करी कि मेटल और मेटलर्जी में बहुत डिफरेंस होता है। वी ऑफन कंफ्यूज कि ये कंपनी मेटल पार्ट में है, बट जबकि ये मेटलर्जी वाला काम कर रही है। दैट इज मेटल एक कमोडिटी हो गया, एंड अगर आप मेटलर्जी का काम कर रहे हो तो यू आर कन्वर्टिंग दैट कमोडिटी इनटू अ मोर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, जिससे नेचुरली आपके जो मार्जिन हो गए एंड जो आरओसी हो गए वो हाई हो गए। सो वी कैन सी फ्रॉम दिस स्लाइड, इन्हें मेंशन करें कि जो मेटलर्जी वाली कंपनीज होती है जो स्टील पाइप्स बनाती है या फिर जो कास्टिंग्स बनाती है इन आर केस, उनके जनरली मार्जिन लेस वॉलेटाइल होते हैं एंड आरओसीज आर मच बेटर इन कंपेयर टू द कंपनीज इन्वॉल्व इन मेटल जो एक कमोडिटी है। सिमिलरली अगर हम प्राइसिंग भी देखेंगे तो वी विल ऑब्जर्व कि जो मेटल होते हैं, जब पिग आयरन हो गया, एलॉय स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, उसके प्राइसेस आर रिलेटिवली लो पर केजी व्हेन वी कंपेयर इट विद मेटलर्जी प्रोडक्ट्स लाइक आयरन कास्टिंग्स, वायर रोप्स या फिर सुपर एलॉय कास्टिंग्स। तो वी कैन सी कि कैसे पर केजी में वैल्यू में काफी ज्यादा फर्क है इन मेटलर्जी प्रोडक्ट्स। सो सर दो तीन की चीजें हमको आइडेंटिफाई हो रही है कि एक तो मेटलर्जी साइड पर अगर आप जाओगे लाइक कास्टिंग्स प्लेयर्स, तो वहां पे आपकी जो मार्जिन वॉलेटिलिटी होगी दैट विल बी रिलेटिवली लेस। यू विल हैव द एबिलिटी टू पास ऑन द प्राइजेस टू कस्टमर बिकॉज यू आर डूइंग मोर वैल्यू एडिशन वर्सेज अ मेटल प्रोड्यूसर। अगेन वी सॉ कि कास्टिंग इंडस्ट्री इन इटसेल्फ इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मार्जिन काफी ज्यादा स्टेबल रहते हैं, एंड वी सॉ दैट केस बोथ इन नॉन फेरस कास्टिंग एज वेल एज इन फेरस कास्टिंग। बट वाई वी फील कि नॉन फेरस कास्टिंग इज अ वे टू गो? सो इनका जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम था सुंदरम क्लेटन का, उसमें लोगों ने एक ट्रेंड क्लियरली मेंशन करा है, दैट इज कि सिंस एल्यूमिनियम का जो वेट होता है एंड एल्यूमिनियम की जो कास्टिंग्स होता है उसका जो वेट होता है दैट इज मच लोअर। तो नेचुरली वी हैव ऑब्जर्व कि जो व्हीकल्स होती है उसका जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा उसका कार्बन एमिशन होगा, कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा होगा, एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस उस पर्टिकुलर व्हीकल की थोड़ी कम होगी। सो नेचुरली एक ट्रेंड आगे भी आने वाला है वेर इन व्हीकल्स विल प्रिफर नॉन फेरस कास्टिंग बिकॉज ऑफ द लोअर वेट। सो हम इधर मेंशन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्टर एमिशन नॉर्म्स एंड इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी, द इंडस्ट्री रिजॉर्ट्स टू लाइट वेट व्हीकल्स, and aluminum being light in weight is one of the preferred metal for automotive applications and thereby gaining significant importance। तो हमको ये लॉन्ग ट्रेंड दिख रहा है जहां पे वैल्यू माइग्रेशन होगा फ्रॉम फेरस कास्टिंग प्रोड्यूसर्स टू नॉन फेरस कास्टिंग प्रोड्यूसर्स। सिमिलरली क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इन्वॉल्व है। तो जब उन लोगों का आईपीओ आया था इन अराउंड 2020-21 पीरियड, तब उनके जो मेड इन कॉनकॉल थे उसमें अगेन मैनेजमेंट ने यही सेम चीज, सेम थॉट्स रिटरेट करे थे। वो क्या थे? वो ये थे कि एल्यूमिनियम कंटेंट पर व्हीकल ऑन द पैसेंजर व्हीकल इज सेट टू इंक्रीज वेदर इट्स गोइंग टू बी ईवी, आइस इंजन या पैसेंजर व्हीकल्स। एंड दिस इज बिकॉज इंडिया जो है इट इज इन द बिगिनिंग ऑफ दिस साइकिल टू इम्प्रूव टू गो ऑन द लाइट वेटिंग मोड। एंड जैसे जैसे ये जो हमारे कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी के जो नॉर्म्स है वो ज्यादा स्ट्रिक्टर होते रहेंगे, तो नेचुरली ये जो ओईएम्स है उनको शिफ्ट करना ही पड़ेगा टूवर्ड्स नॉन फेरस कास्टिंग। सो दिस इज वन ट्रेंड विच आई पर्सनली बिलीव कि कास्टिंग में नॉन फेरस प्लेयर्स को ज्यादा फेवर करेगा, एंड दैट इज वाई सुंदरम इन दिस पर्टिकुलर स्पेस इज बाउंड टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेंड। अब बिजनेस में हम और वैल्यूएशन की बात करें तो वी कैन क्लियरली सी कि ये कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। लाइक पैसेंजर व्हीकल्स में अगर हम देखें तो बीएमडब्ल्यू है, फोर्ड है, होंडा है। टू व्हीलर में तो ऑब्वियसली टीवीएस मोटर की कंपनी है तो टीवीएस विल बी अ क्लाइंट फॉर देम, बीएमडब्ल्यू इज अनदर क्लाइंट फॉर देम। एंड सिमिलरली कमर्शियल व्हीकल साइड में भी वेबको जो एक ग्रुप कंपनी है एंड अदर प्लेयर्स लाइक कमेंस, वॉल्वो, सब ये कंपनी के क्लाइंट्स है। तो इनका क्लाइंट बेस तुमको क्लियरली दिख रहा है कि काफी ज्यादा सॉलिड है। एंड अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दैट आई मेड वाज कि ये तो सब कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर कार्स, टू व्हीलर्स आपस में काफी ज्यादा डिस्टिंग्विश बिजनेस सेगमेंट्स है। एंड सिंस इनका सब सेगमेंट से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो नेचुरली इनका जो रिवेन्यू मिक्स है वो थोड़ा ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, जिससे अगर कभी भी कोई इकोनॉमिक डाउन साइकिल आए तो बिकॉज ये थोड़ा डाइवर्सिटी है तो नेचुरली आपको कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा।
जिसकी वजह से आपका जो परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन भी होगा वो उतना ज्यादा हाई नहीं होगा, वर्सेस इफ यू आर अ कॉन्सेंट्रेटेड प्लेयर इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट. सो आई पर्सनली बिलीव कि ये जो डाइवर्सिफिकेशन है दैट इज वेरी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मिक्स. बट अगेन ये सब जो इतने अच्छे क्लाइंट्स है ये कंपनी के साथ क्यों एसोसिएट करते हैं? सो व्हाट इज देयर गो टू विन स्ट्रैटेजी और द राइट टू विन स्ट्रैटेजी रादर? सो मैनेजमेंट ने अपने इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में ये बहुत इंटरेस्टिंग वे में मेंशन करा है कि कंपनी के सिंस दो प्लांट तो ऑलरेडी इंडिया में है एंड एक डिजाइन सेंटर भी है. सो कंपनी क्या करती है, वो बहुत इनिशियल स्टेजेस से ही ये जो बाकी सब ये इनके कस्टमर्स हैं उनके साथ इनिशियल स्टेजेस में जुड़ जाती है, जिससे ये लोग डिजाइनिंग स्टेज से लेके प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक पूरे स्टेज में ये अपने कस्टमर्स के साथ इन्वॉल्व है. तो नेचुरली आपके जो रिलेशनशिप्स होंगे वो काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड होंगे विद योर कस्टमर्स. सो R&D के की यही बेनिफिट्स है. एक तो ये कि आपके जो रिलेशनशिप्स है विद क्लाइंट वो बिल्ड होने में काफी हेल्प होता है, बिकॉज आप इनिशियल स्टेजेस से लेके एंड तक अपने क्लाइंट की हेल्प कर रहे हैं एंड आप अपने एक्सपर्टीज इनको दे रहे हैं, तो नेचुरली दे विल प्रेफर कि वो आपके साथ जुड़े. सिमिलरली R&D से एक और बेनिफिट ये है कि अगर आप R&D में ज्यादा स्पेंड करते रहोगे, सो इन देयर केस इन लोगों ने लास्ट ईयर में अराउंड 10 CR स्पेंड करे थे इन R&D. तो उससे क्या होगा कि आप कभी भी आपके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है वो अगर थोड़ा ओल्ड होने में स्टार्ट हो भी जाएगी, बिकॉज आज के जनरेशन में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आर वेरी फास्ट. सो यू नीड टू बी वेरी फोकस ऑन द R&D सेगमेंट, अदरवाइज आपके बिजनेस की टर्मिनल वैल्यू विल बी वेरी लेस. सो इन दैट साइड दे आर फोकसिंग ऑन लॉट कि कैसे हम नए डाई कास्टिंग प्रोडक्ट्स ला सकें, कैसे हम ऐसे प्रोडक्ट्स ला सके जो ईवी साइड पे भी एप्लीकेशन ला पाए. सो इन देयर केस दे आर वर्किंग ऑन ईवी बैटरी हाउसिंग कास्टिंग एज वेल एज पावर ट्रेन पार्ट्स इन ईवी साइड, जिससे अगर ईवी आ भी जाते तो भी ये इनका जो बिजनेस है दैट विल नॉट गेट डिस्टर्बेड इन अ बैड वे. सो दे मेंशन कि ये लोगों का जो R&D पे जो फोकस है दैट विल अलाउ देम टू बिकम एन एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइडर टू देयर कस्टमर्स. सो सारे गैम्बिट ऑफ जो प्रोडक्ट्स हो गए वो कंपनी एक शॉप की तरह सब चीजें प्रोवाइड कर पाएगी टू देयर कस्टमर्स. तो इस हमको क्लियरली दिख रहा है कि R&D के बेनिफिट्स आते हैं कंपनी के मोड को स्ट्रेंथन करने में. अब अनदर इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल व्हिच आई हैव टॉक्ड अबाउट इन द पास्ट इज रिविजन इन ROIC. अब right after that particular video became viral, so one thing that I was often asked कि हम ये चीज आप थियोरेटिकली बोलना बहुत इजी है, बट हम ये कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिवीजन इन ROC आएगा? सो अगेन देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया. ऐसे काफी सारे मेंटल मॉडल्स है इन ROIC रिवीजन एज वेल, जिसके थ्रू आप नए कंपनीज आइडेंटिफाई कर सकते हो. बट रिवीजन इन ROIC का बेसिक थीसिस क्या था, हम लोग पहले वो देख लेते हैं. सो इट वाज नथिंग बट कि मेरा ये आइडिया था, रादर जो मैंने रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ी थी उससे मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग मिली थी कि अगर आप कोई कंपनी में इनिशियली बेट कर रहे हो जिसका ROC इनिशियल लेवल्स पे काफी ज्यादा पुअर है, तो ग्रेजुअली हल्का सा भी अगर इंप्रूवमेंट आएगा ROC इन द कमिंग ईयर्स में, तो आपका जो ओवरऑल रिटर्न्स हो गए इन दैट पर्टिकुलर कंपनी दैट विल बी वेरी गुड. वर्सेस अगर आप कोई कंपनी के इनिशियली जब आप बाय कर रहे हो उसका ROC स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा हाई है, तो अगर उसका ROC में हल्का सा भी डिटोरिएशन आता है इन द एंडिंग ईयर्स जब आप सेल करने का सोच रहे हो, तो उसकी वजह से आपके जो ओवरऑल शेयर होल्डर रिटर्न्स हो गए वो काफी ज्यादा पुअर हो जाएंगे. सो मैंने एग्जांपल लिया था ये क्विंटाइल वाले केस में कि कैसे कोई कंपनी जो फर्स्ट क्विंटाइल में है, दैट इज जिसका ROC जो स्टार्टिंग ROC है वो बहुत पुअर है, एंड ग्रेजुअली उसका अगर ROC हल्का सा भी इंप्रूव होता है तो उसका 8% रिटर्न आता है. वेर एस अगर कोई कंपनी अगर आप बाय करो जिसका स्टार्टिंग में ROC इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बट एंडिंग में अगर उसका जो ROC है दैट बिकम सेकंड बेस्ट, नॉट बेस्ट बट सेकंड बेस्ट, तो ये हल्का सा डिटोरेशन आने के बाद भी इसका जो ओवरऑल रिटर्न्स हो गए वो काफी ज्यादा डिटोरिएट हो जाएंगे एंड खाली 7% का रिटर्न आएगा. तो नेचुरली अगर आप ऐसी कंपनी में बेट कर रहे हो जिसका ROIC रिवर्ट्स टू मीडियन लेवल या फिर हायर लेवल, तो आपका जो टोटल शेयर होल्डर जो रिटर्न्स हो गए दैट विल आइडियली बी हायर फॉर अ कंपनी जिसका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट जो था ROIC का दैट वाज द लोएस्ट. बट दिस वर्क्स ओनली व्हेन ROIC रिवर्ट्स बैक टू द मीन. सो अगेन खाली लो ROIC होना इज नॉट द थिंग कि अगर किसी कंपनी का ROC लो है तो बाय कर लो. बिग मनी इज मेड आउट ऑफ द रिविजन इन ROC फ्रॉम लोअर क्विंटाइल टू हायर क्विंटाइल. सो विद दैट बीइंग सेड ये कंपनी में क्यों मेरे को लग रहा है कि ये मेंटल मॉडल प्ले आउट हो सकता है इन फ्यूचर. सो अगर हम ये कंपनी का क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स पढ़े तो वी विल ऑब्जर्व कि इनका एक यूएसए में सब्सिडरी था जिसका मैंने मेंशन करा कि इन लोगों का एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है यूएसए में. अब वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इशू क्या आ रहा है कि ये लोग ने अराउंड 2020 के टाइम पे वो प्लांट इनकॉर्पोरेट करा था,
But in the past 3 years, because of COVID and slow pickup in CV cycle in USA and Europe, so overall जो volumes they were expecting from that particular plant, वो so far आए नहीं है. एंड सिंस आप कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑपरेट कर रहे हो तो नेचुरली आपके जो फिक्स कॉस्ट होंगे वो काफी ज्यादा हाई होंगे. एंड अनलेस यू आर प्रोड्यूसिंग एट अ सर्टेन स्केल, आपका जो बिजनेस होगा दैट विल डेफिनेटली रिपोर्ट लॉसेस. तो इनके केस में भी सेम चीज हुई. इफ यू विल सी तो इनका जो यूएस वाला बिजनेस है, डिस्पाइट बीइंग लास्ट 3 साल से ऑपरेशन में है, बट डिस्पाइट दैट ये लोग अराउंड 60 to 80 करोड़ के लॉसेस रिपोर्ट कर रहे हैं ऑन ऑपरेशनल लेवल्स. एंड नेचुरली अगर आप 60 to 80 करोड़ का लॉसेस रिपोर्ट करोगे इन द बिजनेस, तो आपका जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स होंगे वो भी बहुत श्रंक हो जाएंगे, बिकॉज आपका एक डिवीजन बहुत ज्यादा लॉसेस रिपोर्ट कर रहा है. बट दिस इज नॉट अ लॉस बिकॉज ये बिजनेस जो है उसका कुछ ओवरऑल ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक पुअर है या बिजनेस की कुछ कंपिटिटिव एडवांटेज नहीं है. इट इज सिंपली बिकॉज ये लोगों ने कोई न्यू केपेक्स करा है जिसको रैंप अप होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है. बट बिकॉज ऑफ दैट आपका जो प्रॉफिट्स है वो ज्यादा कम दिखेंगे एंड नेचुरली आपका जो इनिशियल आरओसी होगा वो भी कम होगा. अब मेरे को क्या लग रहा है रिविजन आरओसी प्लॉट हो सकता है. सो इट इज बिकॉज एज दे मेंशन इन देयर क्रेडिटिंग रिपोर्ट्स, ते कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ तो डिसेंट आ ही रहा है, इनके ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफी ज्यादा स्टेबल रहते हैं. बट बिकॉज ये जो ऑपरेशनल लॉसेस आ रहे हैं ये इनका यूएस वाले बिजनेस में, तो इनके ऑपरेटिंग मार्जिन काफी ज्यादा कंस्टेंट रह रहे हैं. सो इन एबिटा मार्जिन इनके जो FY24 के है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 9 to 10%. बट जो क्रेडिटिंग रिपोर्ट्स में हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि इनका जो यूएसए ऑपरेशंस है दैट इज एक्सपेक्टेड टू टर्न अराउंड या एटलीस्ट टर्न ब्रेक इवन बाय द एंड ऑफ फिस्कल 24, दैट इज इधर Q4 FY24 या फिर Q1 FY24, Q1 FY25. तो हमें दिख रहा है कि ऑल द लास्ट पास फ्यू इयर्स में काफी ज्यादा लॉसेस आए, बट क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स हमको इंडिकेट कर रहा है कि अब ये चीज ब्रेक इवन पे आ रहा है. तो नेचुरली अगर ये ब्रेक इवन पे भी आ गया तो ये जो 60 to 80 करोड़ के जो लॉसेस रिपोर्ट करा था वो रिपोर्ट करना बंद हो जाएगा एंड दैट विल स्ट्रेट अवे ट्रांसफर टू द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स. एंड एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस करी वो ये थी कि ये लोग ने रिसेंटली आफ्टर डीमर्जर डिस्पाइट रिपोर्टिंग लॉसेस इन द लास्ट 1 to 2 years, ये लोग ने एक इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करा है ऑफ अराउंड 10 करोड़. सो एक आपका ये थॉट आ सकता है कि कंपनी तो लॉसेस रिपोर्ट कर रही है तो डिविडेंड रिपोर्ट ही क्यों कर रही है, अभी तो इनको अपना कैश कंजर्व करना चाहिए. बट अगर हम सेकंड लेवल थिंकिंग करें तो इट माइट बी एन इंडिकेशन टू द मार्केट कि सी हमारा जो यूएस ऑपरेशन थे वो लास्ट फ्यू ईयर से लॉसेस रिपोर्ट करे थे, नो डाउट. बट अब वी बिलीव कि जो हमारे जो यूएस ऑपरेशंस है वो टर्न अराउंड हो रहे हैं एंड वी विल हैव सरप्लस कैश टू गिव टू आवर शेयर होल्डर्स. एंड एज अ टोकन जेस्टर वी आर गिविंग 10 करोड़ का डिविडेंड टू आवर शेयर होल्डर्स. सो अगेन दिस माइट बी अ लीडिंग इंडिकेटर कि ये बिजनेस टर्न अराउंड होने वाला है जिसकी वजह से ये कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है. सो अगेन दिस इज जस्ट अ जजमेंट पार्ट, आप मे बी ये पॉइंट्स अग्री नहीं करोगे एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस मार्केट डायनामिक. बट ऐसे लीडिंग इंडिकेटर भी आप यूज कर सकते हो टू असर्टेन कि अच्छा रिविजन इन आरओसी माइट हैपन इन द कमिंग पीरियड. अब अगर हम करंट सिनेरियो ये कंपनी का देखें सो वी विल ऑब्जर्व दैट ये इनका स्टैंड अलोन फिगर्स है एंड ये इनके कंसोलिडेटेड फिगर्स है. स्टैंड अलोन लेवल पे अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी के Q3 में अराउंड 520 करोड़ के सेल्स थे एंड ऑपरेशनली बिकॉज इनके डेप्रिसिएशन लेवल काफी ज्यादा हाई थे तो इनका ओवरऑल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था दैट वाज अराउंड 27.5 करोड़. अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो इट वाज रिपोर्टिंग एन एबिटा ऑफ अराउंड 50 करोड़ इन अ पर्टिकुलर क्वार्टर. बट अगर हम इनके कंसोलिडेटेड बिजनेस देखेंगे जिसमें इनका यूएसए का ऑपरेशन में इंक्लूड हो जाता है, सो हमको बहुत एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि कंसोलिडेट होने के बाद इनका ऑल्दो रेवेन्यूज जो है वो काफी खाली 50 करोड़ से बढ़े. सो 520 करोड़ से 570 करोड़ हुए, बट इनके जो टोटल एक्सपेंडिचर है दैट इज इंक्रीज फ्रॉम 490 करोड़ टू 630 करोड़. तो खाली 50 करोड़ के रेवेन्यू जंप की वजह से इनके एक्सपेंसेस जो है ओवरऑल वो 130 करोड़ से बढ़ गए. एंड एक्चुअली आप देखिए जो इनके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 27 करोड़ का, वो अब गिर गया है टू लॉसेस ऑफ 52 करोड़. एंड इसमें भी हम दो चीजें की ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इनका जो ओवरऑल जो मार्जिन है वो उतना ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट लेवल पर डिटोरिएट नहीं हो रहे, बिकॉज इनके ऑल्दो चलो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में थोड़े बहुत डिक्रीज हुए ऑन द कंसोलिडेटेड लेवल्स, बट दैट इज स्टिल रीजनेबल. लाइक इनके कंसोलिडेटेड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज स्टिल अराउंड 44% इन दिस केस एज वेल. हाउएवर इनके जो फिक्स्ड कॉस्ट है लाइक एम्प्लॉय एक्सपेंस दैट इज इंक्रीज फ्रॉम 50 करोड़ टू 83 करोड़. एंड इनके जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस भी है
या जो अदर एक्सपेंसेस है, नाउ इनके केस में अदर एक्सपेंसेस जनरली पावर होता है एंड फ्रेट एक्सपेंसेस होता है, तो वो काफी ज्यादा बड़े हैं, फ्रॉम 130 करोड़ टू 170 करोड़। ऑल द ओवरऑल रेवेन्यू में तो खाली 50 करोड़ का जंप आया। सो दिस शोज की जो लॉस आ रहे हैं दैट इज नॉट बिकॉज ये बिजनेस गंदा है इनहेरेंटली, बट इट इज बिकॉज कि बिजनेस अभी स्केल अप नहीं हुआ है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, जिसकी वजह से इनकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है दैट आर वेरी हाई, एंड नेचुरली इनके जो ओवरऑल मार्जिन है वो हमको लो दिख रहे हैं। एंड इनके हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं पास्ट में अगर मेंशन करना भूल गया हूँ, तो इनका करंटली जो ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 85,000 मेट्रिक टन, एंड इनका जो अभी परसेंटेज यूटिलाइजेशन हमको दिख रहा है दैट इज ओनली अराउंड 50%। तो अगर आपका जो ओवरऑल इतना हमने केपेक्स करा है वो खाली 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट करेगा, तो इसके दो इफेक्ट हो गए। एक तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज है जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा वो भी प्ले आउट नहीं करेगा बिकॉज आपका जो प्रोडक्शन है दैट इज वेरी लो। एंड सेकेंडली आपका जो लेवरेज होगा वो नेगेटिव वे में भी प्ले आउट करेगा बिकॉज आपके इनिशियल जो फिक्स एक्सपेंसेस हो गए दैट विल बी वेरी हाई। तो इसका इफेक्ट दोनों ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लेवल पे भी एज वेल एज नेट प्रॉफिट लेवल मार्जिन पे भी इफेक्ट आएगा। सो करंटली अभी काफी नेगेटिव ही दिख रहा है अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खाली ऊपर से देखोगे, बट ये ऑब्जर्वेशन मेरी थी कि ये लोग ने दोनों यूएसए एंड इंडिया में काफी मेजर केपेक्स करा हुआ है। अगर हम आरओए देखिए डोमेस्टिक बिजनेस का, अज्यूमिंग ये लोग ने जो केपेक्स करा है इन इंडिया दैट इज अराउंड 700 करोड़। नाउ दिस इज माय जजमेंट बिकॉज ये कंपनी में जो इन्फॉर्मेशन था काफी लिमिटेड अवेलेबल था, सो आई माइट बी रॉन्ग ऑन दिस पार्ट, एंड आगे जाके हमको क्वार्टर से मालूम पड़ेगा कि जो केपेक्स का स्प्लिट है वो थोड़ा डिफरेंट है। बट सो फार मेरा ये अंडरस्टैंडिंग था कि ये लोगों का यूएसए बिजनेस में अराउंड 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, एंड जो इंडिया बिजनेस में इनका इन्वेस्टमेंट है दैट इज ऑल्सो अराउंड 700 करोड़ का, एंड इनके जो आरओए ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस दैट इज अराउंड 14%। सो मुझे ये तो दिख रहा है क्लियरली कि इनका डोमेस्टिक बिजनेस ऐसा कोई बहुत पुअर नहीं है, एंड आरओए आर ऑल्सो प्रीटी डिसेंट, बट बिकॉज इनका यूएसए बिजनेस इज येट टू स्केल अप इन अ मीनिंगफुल मैनर, इनके ओवरऑल जो बिजनेस में है आरओसी है दैट इज लुकिंग वेरी पुअर। एंड एज वी हैव सीन बिफोर इन द क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट, it is bound to turn around in the coming 1 or 2 quarters, the USA business, जो करंटली 60 to 80 करोड़ के एनुअल लॉसेस इनकर कर रहे हैं। बट आपको एक थॉट इमीडिएटली आएगा कि ये लोग ने केपेक्स करा है क्यों यूएसए में, आफ्टर ऑल इनका इंडिया बिजनेस इतना अच्छा कर रहा था एंड यूएसए में इतनी इशू आने वाली थी, लाइक ये लोग ने लास्ट 3 साल में ये बिजनेस स्केल अप ही नहीं कर पाए ढंग से, तो ये लोग ने इधर केपेक्स करा ही क्यों था, ये इतनी नेसेसिटी थी भी या नहीं थी। इसका हम लोग को इन्फॉर्मेशन या जो अंडरस्टैंडिंग है वो पास्ट के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के ही आएगा। दिस इज अ स्निपेट फ्रॉम द 2018 का एनुअल रिपोर्ट, जहां पे इनके मार्जिन जो थे वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली श्रंक हो गए थे। तो अगर हम इनके मार्जिन देखेंगे तो जिसे हम देख सकते हैं कि ऑल्दो इनकी सेल्स जो थी वो FY18 में बढ़ी थी इन कंपेरिजन टू FY17, एंड इनके एक्सपोर्ट्स के रेवेन्यूज में काफी ज्यादा इंप्रूव हुए थे, बट इनके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थे दैट रिड्यूस टू हाफ डिस्पाइट हायर सेल्स। तो इसका रीजन बेसिकली ये था कि ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड जो एक्सपोर्ट साइड से स्पेशली जो डिमांड आ रहा था दैट वाज वेरी हाई, एंड टू सर्विस दैट डिमांड इन लोगों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि इन लोग खुद से पूरा प्रोडक्शन कर पाए। इन लोगों को दो चीजें करनी पड़ी, एक तो इन लोगों को जो प्रोडक्शन था वो थोड़ा आउटसोर्स करना पड़ गया जिससे नेचुरली इनके मार्जिन रिड्यूस हो गए, एंड सेकेंडली बिकॉज कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट बहुत इमीडिएट थी एंड ये लोग उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड, तो इन लोगों को काफी सारे जो कंपोनेंट्स है उनको एयर फ्रेट जिसका कॉस्ट ऑब्वियसली ज्यादा हाई होता है उसके थ्रू करना पड़ा, जिसके से अल्टीमेटली ये लोग ने जो प्रीमियम एयर फ्रेट भरा या आउटसोर्सिंग कॉस्ट इनकर करे, तो नेचुरली इनके जो अदर कॉस्ट थे वो काफी ज्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से ये लोग के जो ओवरऑल कॉस्ट थे या जो मार्जिन थे वो ज्यादा कम हो गए। तो इससे हमको एक चीज ऑब्जर्व हो रही है कि बिकॉज इन लोग को एक्सपोर्ट साइड पे इतना अच्छा डिमांड आया था, एंड इन लोग को अगर अपने कस्टमर्स को रिटेन करना है तो इनको कैसे भी करके अपने कस्टमर्स को ढंग की सर्विस देनी ही पड़ेगी। बट उसका एक पिटफॉल ये था कि अगर ये लोग के पास सफिशिएंट कैपेसिटी नहीं हो टू केटर टू द डिमांड तो इनके मार्जिन बहुत ज्यादा गिरेंगे। इट मेड सेंस फॉर देम कि अपन ये लोग जो एक्सपोर्ट मार्केट में इतना केटर कर रहे हैं एंड 40% रेवेन्यूज अगर एक्सपोर्ट मार्केट से आ रहे हैं, तो क्यों ना ये एक्सपोर्ट मार्केट में एक अपना फैसिलिटी लॉन्च कर दे जिससे वो एक्सपोर्ट मार्केट में केटर कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली होता है कि मार्जिन भी बेटर हो गए बिकॉज जो ये लोग को फ्रेट कॉस्ट आते थे वो उतने नहीं आएगी जितने इंडिया में अगर ये लोग एक्सपोर्ट करते तो आते। अगर इसके पिटफॉल भी आएगी बिकॉज ये लोग के एम्प्लॉय एक्सपेंसेस भी ज्यादा हाई हो गए, तो मे बी दैट इफेक्ट माइट गेट नलिफाई। बट देन अनदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई ऑब्जर्व वाज कि जो यूएसए यूरोप एंड अदर डेवलप्ड मार्केट्स है उसमें ग्लोबलाइजेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली कम होने की ट्राई हो रही है।
तो नेचुरली अगर आप कोई भी चीज को एक्सपोर्ट करके मंगवा रहे हो या फिर इंपोर्ट कर रहे हो फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो आपका जो फ्रेट कॉस्ट होते हैं वो काफी ज्यादा हाई होते हैं, जिसमें आपका पेट्रोल फ्यूल काफी ज्यादा यूज होता है। तो अल्टीमेटली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हम कोई चीज इंटरनली प्रोड्यूस करने के बदले बाहर से मंगवा रहे हैं, तो हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है दैट विल बी वेरी हाई, बिकॉज हम लोग के फ्रेट में काफी ज्यादा पैसा जा रहा है, एंड मेन तो पेट्रोल में काफी कंजम्पशन हो रहा है। सो आई पर्सनली बिलीव, एंड ये लोग की जब मैंने एनुअल रिपोर्ट ही पढ़ी, तो उससे मेरे को लग रहा है कि ट्रेंड आगे जाके आने वाला है, वेर इन जो भी इनके कस्टमर्स है दैट वुड प्रिफर मोर लोकलाइज्ड प्लेयर्स वर्सेस एक्सपोर्टिंग फ्रॉम कंपनी कंट्रीज लाइक चाइना या इंडिया themselves as well. सो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया से एक्सपोर्ट्स होने बंद हो जाएंगे, बट ऐसा इंडस्ट्री में एक आगे जाके ट्रेंड आ सकता है वेर इन दीज पर्टिकुलर क्लाइंट्स विल प्रिफर लोकलाइज्ड प्लेयर। तो वो जो रिस्क है एक पर्टिकुलर बिजनेस में, उससे ये कंपनी खुद को थोड़े सेंस तक शील्ड कर पा रही है बाय एस्टैब्लिशिंग अ प्लांट इन अदर कंट्री। सो अगेन हम अगेन दिस हैज हैड अ वेरी पुअर इफेक्ट ऑन देयर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, बट एक बिजनेस एंगल से अगर हम सोचेंगे तो इनका जो डिसीजन था दैट मेड सेंस फॉर देम। एंड लास्ट जो मेरे को बहुत मेजर पॉजिटिव लगा था इन बिजनेस में, वो ये है कि जो प्रमोटर ग्रुप है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो टीवीएस ग्रुप की लास्ट 30-40 ईयर्स की बहुत बड़ी लेगेसी है, दैट इज सुंदरम ग्रुप का। एट द सेम टाइम ये बिजनेस में सक्सेशन प्लानिंग इज ऑल्सो इन प्लेस। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझने की ट्राई करेंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इनका जो की मैनेजिंग डायरेक्टर है दैट इज वेनु श्रीनिवासन, जो टीवीएस मोटर को ऑलिवर हेड करते थे, बट नाउ सिंस ही इज अराउंड 75 ईयर्स ओल्ड, तो उनकी एक डॉटर है और एक सन है। अब इनने बहुत इंटरेस्टिंग सक्सेशन प्लानिंग करी है, वेर इन इनके जो सन है उनको इन्होंने टीवीएस मोटर का बिजनेस दे दिया है, वेर इनकी जो डॉटर है उनको इन्होंने सुंदरम क्लेटन का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है। अगर हम इनके डॉटर का वर्क प्रोफाइल देखिए तो शी इज ऑल्सो अ वेरी इंप्रेसिव ऑन्टरप्रेनर, एंड इनका काफी मेजर रोल रह चुका है एंड एसोसिएशन रह चुका है विद वेरी बिग कंपनीज लाइक ट्रैक्टर्स इंडिया एंड टेफ मोटर्स। एंड इनका एजुकेशन प्रोफाइल एंड जो भी मैंने इंटरव्यूज भी सुने हैं यूट्यूब पे, सो मुझे काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि शी इज समवन हु कैन टेक दिस बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल फॉर द कंपनी। एंड इनने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज करी कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग द एंटायर बर्डन ऑन द डॉटर इटसेल्फ, इन्होंने एक बहुत एक्सपर्ट जो प्लेयर है, एक्सपर्ट जो ऑपरेटर है इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, उसको अपना सीईओ बना दिया, दैट इज मिस्टर विवेक एस जोशी। तो अगर हम विवेक एस जोशी जो है उनका अगर हम प्रोफाइल देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा ओल्ड नहीं है। सो इनकी एज आई थिंक अराउंड 45 to 50 ईयर्स ही है, बट इनका जो पास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव रह चुका है। So he has worked in companies like Greaves Limited, Perfect Alloy Components, Robai Die Casting, Jai Hind Industries. पर मेरे को जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी थी वो ये थी कि बिफोर वर्किंग इन सुंदरम क्लेटन ही वॉज वन ऑफ द की मैनेजरियल पर्सनल इन एंड्योरेंस टेक। एंड अगेन एंड्योरेंस टेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन डाई कास्टिंग इंडस्ट्री। सो हमको दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ी कंपनी जो ऑलरेडी ये बिजनेस में थी, उसके की पर्सन अगर ये बिजनेस को हेड कर रहा है, तो इनको भी इंसेंटिव है कि चलो भाई उधर मैं एक एम्प्लॉय था, इधर मैं सीईओ कंपनी का, तो मैं और बेटर वे में वर्क करूँ एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए। एट द सेम टाइम इनका स्किन इन द गेम भी हाई होगा, एंड सिंस इनके पास पास्ट में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है, सो ही हैज गुड एक्सपर्टीज टू हेल्प दिस पर्टिकुलर कंपनी इन टर्निंग अराउंड द ऑपरेशंस। सो मेरे को मैनेजमेंट टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, एंड सिंस इसका करंट मार्केट कैप इज ओनली 3,000 करोड़, एंड अगर हम वैसे सेंस में देखिए तो टीवीएस ग्रुप की कंपनी है, एंड टीवीएस मोटर्स इज अराउंड 1 लाख करोड़ मार्केट कैप कंपनी। तो नेचुरली देयर इज अ स्कोप कि ये कंपनी में ज्यादा फोकस आएगा एज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी। सो नेचुरली दिस बिजनेस कैन स्केल अप टू ह्यूज हाइट्स इन द कमिंग ईयर्स। एंड ये कंपनी के जो प्रमोटर्स है उसका ये बिजनेस में स्किन इन द गेम भी है, डिस्पाइट सेलिंग सम ऑफ द स्टेक टू अदर शेयर होल्डर्स लाइक सुंदर लाइक गोविंद लाल पारेख जी या फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो ये हमने काफी सारे पॉजिटिव्स तो डिस्कस कर लिए, बट नाउ लेट्स लुक एट द रिस्क सेगमेंट एंड क्यों मैं ये कंपनी में एट द मोमेंट इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट रीजन इज अगेन ये बिजनेस का जो डिपेंडेंस है ऑन सीवी व्हीकल साइड दैट इज वेरी हाई, एंड दिस इज जनरली द केस विथ ऑल द ऑटोमेटिव प्लेयर्स, बट दिस इज स्पेशली द केस इन दिस पर्टिकुलर कंपनी सिंस इनकी जो एक्सपोर्ट्स में जो सेल आती है दैट इज मेजोरिटी टू कमर्शियल व्हीकल साइड, एंड कमर्शियल व्हीकल्स का जनरली एग्रीकल्चर एंड अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में ज्यादा यूज केस होता है, तो नेचुरली वो थोड़ा बिजनेस ज्यादा सिक्लिकल है इन नेचर, एंड इनका जो एक्सपोजर होता है टू एएम्स दैट इज वेरी हाई। सो अगेन ये लोग का जो रिप्लेसमेंट मार्केट है वो इतना मेजर नहीं है कि ये लोग अपने खुद के ब्रांड से प्रोडक्ट सेल कर पाए, तो नेचुरली ये लोग को जो बिग ओईएम्स होती है उनको अपना प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है।
अब इस चीज में एक इशू ये है कि जनरली सिंस ओईएम्स के पास बार्गेनिंग पावर होता है ये पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो नेचुरली ये जो ऑटो एंसिलरीज होती है वो उतना हाई मार्जिन नहीं मेंटेन कर सकती है जनरली, अगर आप अनलेस आप बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन कर रहे हो टू योर कस्टमर्स। एंड अगर आप जैसे इनके केस में भी ऑब्जर्व किए, ये लोग चलो रॉ मटेरियल की जो वॉलिटिलिटी है वो ये लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पास ऑन कर पा रहे हैं, बट जो सडन एम्प्लॉय और जो पावर एक्सपेंसेस जो है वो अगर इंक्रीज हो गए भी, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू पास दैट ऑन टू द कस्टमर्स। सो वो एक इशू रहेगा ये पर्टिकुलर बिजनेस में। एंड ऑपरेशनल साइड में अगर मैंने पहले भी डिस्कस करा है, बट ये लोग लास्ट 3-4 साल में अपना जो यूएसए बिजनेस है वो स्केल अप नहीं कर पाए। सो क्या ये मेरे को कॉन्फिडेंस देता है कि आगे 3-4 साल में ये लोग स्केल अप कर लेंगे? सो अगर मेरे को खाली एक ग्रुप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, इसलिए आई एम एबल टू से कि अर्ली इंडिकेटर्स दिख रहे हैं कि कंपनी माइट टर्न अराउंड, बट दिस माइट नॉट हैपन इज वेल, राइट? क्योंकि लास्ट 1-2 साल से काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये टर्न अराउंड आएगा। सो दिस इज अ की रिस्क कि पास्ट में लोग यूएसए बिजनेस अगर स्केल अप नहीं कर पाए, सो आगे कैसे करेंगे, दैट इज एन अनसर्टन सेगमेंट। सो वो बहुत की पैरामीटर रहेगा वाइल एनालाइजिंग दिस बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड। एंड जैसे मैंने मेंशन करा बिफोर कि बहुत ज्यादा पुश आने वाला है फॉर लोकलाइजेशन बाय ओईएम्स इन डेवलप्ड कंट्री। सो ये कंपनी ऑलरेडी वो रिस्क को थोड़ा बहुत एड्रेस कर रहा है, बट अगेन दैट इज अ की रिस्क फॉर द इंडस्ट्री ओवरऑल गोइंग फॉरवर्ड। And I am observing several companies doing very huge capex in this casting industry because as we discussed before, ये बिजनेस के जो प्लेयर्स है उनके मार्जिन काफी ज्यादा स्टेबल है। एंड सिंस वर्किंग कैपिटल साइकिल भी डिपेंडिंग ऑन प्लेयर्स उतना ज्यादा हाई नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल ये सुंदरम क्लेटन का वर्किंग कैपिटल साइकिल इज अराउंड 40 to 50 days। सो अगर ये लोग ढंग के मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे, सो दिस बिजनेस कैन डेवलप वेरी गुड आरओसीज। सो सिंस दिस बिजनेस इज क्वाइट अट्रैक्टिव फॉर अदर प्लेयर्स एज वेल, तो काफी सारे नए प्लेयर्स आ रहे हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लेके। सो थोड़ा कंपेटिटिव इंटेंसिटी बढ़ेगा। एंड सिमिलरली अगर कोई बहुत इमीडिएटली प्राइस फ्लक्चुएशन आता है इनके रॉ मटेरियल में, सो वो इमीडिएट बेसिस में तो पास ऑन करना क्लाइंट्स को बहुत डिफिकल्टी रहेगा, बिकॉज ये सब जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें जो भी रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस अगर हम पास करते भी है, तो दैट हैपेंस विद अ लैग। एंड लास्टली सिंस ये लोग ट्रांसमिशन हो गया, इंजन हो गया, उसमें बहुत मेजर यूज होता है इनके कास्टिंग्स का। सो नेचुरली जैसे ईवी डिस्ट्रप्शन आएगा तो इनके बिजनेस में भी हर्ट हो सकता है ओवरऑल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ये लोग ने अपने खुद के एनुअल रिपोर्ट में एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में भी मेंशन करा क्लियरली कि इंडस्ट्री डिमांड माइट रिड्यूस गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ईवीज में सिलेंडर हेड्स, सिलेंडर ब्लॉक्स एंड गेयर हाउसिंग नहीं रिक्वायर हो गए। एंड इसलिए ये लोग जो मैं बात कर रहा था पहले कि ये लोग R&D में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं स्पेशली इन द ईवी साइड। सो दैट विल प्ले अ मेजर रोल इन डिस्टिंग्विशिंग देम वर्सेस अदर प्लेयर्स जो मे बी इतना इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे होंगे टुवर्ड्स द ईवी साइड। सम पोटेंशियल रेड फ्लैग्स अगेन आर कि एक तो बिकॉज टीवीएस ग्रुप की कंपनी है, तो नेचुरली टीवीएस ग्रुप की काफी सारी सीवी, पीवी एंड टू व्हीलर साइड पे भी कंपनीज है लाइक टीवीएस मोटर, टैफ, वेबको। तो इन उनको सिंस ये कंपनी केटर कर रही है, तो नेचुरली थोड़ी पोटेंशियली मतलब हाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो सकती है। नाउ आई वॉज अनेबल टू गेट द डेटा कि कितना परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है इनके खुद की ग्रुप कंपनी से, बट आई बिलीव कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इनका थोड़ा परसेंटेज बेसिस में अच्छा खासा होगा, लाइक 20-30% तो रिलेटेड पार्टी से आता ही होगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। सिमिलरली एज वी डिस्कस बिफोर कि इनका जो ओवरऑल फैमिली था उसमें बहुत मेजर स्प्लिट हुआ था जिसमें 4 भाइयों को अलग अलग बिजनेस बांट दिए गए थे। बट नेचुरली सिंस ये पर्टिकुलर वेनु श्रीनिवासन को टीवीएस मोटर्स सौंपा गया था, एंड सिंस टीवीएस मोटर का बहुत ज्यादा गुडविल है मार्केट में, तो अगर आज हम कोई भी एकदम से टीवीएस सुनते हैं तो हमको इमीडिएटली टीवीएस मोटर ही दिमाग में आता है। बट टीवीएस इनके पूरी फैमिली का ये ट्रेडमार्क है बेसिकली कि कोई भी कंपनी जो है इनके ग्रुप में वो टीवीएस यूज कर सकती है। सो आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल जहाँ पे देर इज अ केस की बिकॉज टीवीएस मोटर का मार्केट कैप बहुत ज्यादा हाई है एंड ये कंपनी वो चीज यूज कर पा रही है टीवीएस ये गुड ट्रेडमार्क। सो देयर माइट बी अ केस कि अभी तो करंटली ये लोग दे आर नॉट पेइंग एनी रॉयल्टी एज सच फॉर यूजिंग दिस टीवीएस नेम इन टीवीएस मोटर या फिर सुंदरम क्लेटन। बट आगे जाके ऐसा केस आ सकता है कि ये कंपनी पे बिकॉज ऑफ फैमिली डिस्प्यूट ये लोगों को कुछ रॉयल्टी पे करना पड़ेगा फॉर यूजिंग दिस टीवीएस नेम। एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट कि अगर कभी भी कोई कंपनी को बोलते हैं कि आप कोई पर्टिकुलर पेरेंट का नेम यूज करने के लिए आप कुछ रॉयल्टी पे करो, तो मार्केट डजंट लुक एट इट इन अ वेरी फेवरेबल सेंस।
So this is a risk that might play out in future, and this is a sentimental risk because again cash value में I don't think बहुत ज्यादा major amount होगा for this company, but sentimentally थोड़ा ये negative pushback ला सकता है to the company अगर फ्यूचर में होता है तो. एंड लास्टली वैल्यूएशंस. सो अगेन मैंने ज्यादा नंबर्स पे इसमें डिस्कस नहीं करा बिकॉज आई वाज फोकसिंग मोर ऑन द बिजनेस पार्ट. बट जैसे ये लोगों का FY23 में अराउंड 2000 करोड़ का सेल्स था. तो लास्ट FY23 में दे जनरेटेड एबिटा ऑफ अराउंड 125 करोड़. एंड इन दिस ईयर एज वेल बिकॉज इनका डोमेस्टिक ऑपरेशंस भी बहुत इतने अच्छे नहीं थे एंड यूएसए बिजनेस तो काफी ज्यादा लॉसेस रिपोर्ट कर रहा है. एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेटा अवेलेबल, सो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं FY25 में इनके जो क्या रेवेन्यूज आ सकते हैं या क्या एबिटा आ सकते हैं मैं वो बुल केस लेके कंप्यूट करने की ट्राई कर रहा हूँ. सो व्हाट आई ऑब्जर्व कि FY25 में ये लोग अगेन FY23 के लेवल्स पे तो आ ही जाएंगे इन टर्म्स ऑफ देयर रेवेन्यू प्रोफाइल. एंड सेकेंडली, सिंस ये लोग के 60 to 80 करोड़ के जो लॉसेज आ रहे थे इन देयर यूएसए ऑपरेशंस, वो FY25 में आई एम अज्यूमिंग की जो क्रेडिटिंग रिपोर्ट कह रहा है वो एक्चुअल में प्ले आउट करेगा. तो नेचुरली इनके जो एबिटा हो गए वो एटलीस्ट 120 करोड़ से 200 करोड़ जितने तो हो जाएंगे बिकॉज इनके जो लॉसेस थे फ्रॉम यूएसए ऑपरेशंस वो नहीं हो गए. सो आई एम टेकिंग अ रफ नोट कि इनका अराउंड 200 करोड़ का एबिटा आ सकता है इन FY25. एंड सिंस इसका करंट एंटरप्राइज वैल्यू दैट इज ईवी इज अराउंड 4000 करोड़, तो FY25 में इनका बुल केस में ईवी टू एबिटा जो आ रहा है दैट इज अराउंड 20 टाइम्स. सो फेस वैल्यू में ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है ना बहुत ज्यादा चीप लग रहा है. तो अगर हम इनको बाकी प्लेयर से कंपेयर करें तो वी विल ऑब्जर्व कि जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, सो अगेन इनके रॉ मटेरियल में भी काफी ज्यादा अफेक्ट होता है जिसकी वजह से मे बी एक पर्टिकुलर ईयर में इनके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा कम देखे. एंड सिमिलरली वी सॉ कि इनका यूएसए बिजनेस में लास्ट ईयर में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इतने अच्छे नहीं थे ड्यू टू सर्टन रीजंस. तो इनके जो बाकी प्लेयर से कंपेरिजन में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन करंटली थोड़े लो दिख रहे हैं. बट आई पर्सनली बिलीव कि जैसे बिजनेस स्केल अप होगा तो इनके जो मार्जिन होंगे दैट माइट बी बेटर देन अदर प्लेयर्स. बट इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्जिन, सेल्स तो इनके अभी चलो यूएसए बिजनेस से इतनी ज्यादा नहीं आ रही, बट इनका करंट जो भी एग्जिस्टिंग सेल्स आ रहे हैं उसके हिसाब से इनका जो प्राइस टू सेल्स मल्टीपल है दैट इज मच हायर इन कंपेरिजन टू अदर प्लेयर्स. तो प्राइस टू सेल्स वाले सेगमेंट में आई सी की कंपनी थोड़ा एक्सपेंसिवली ट्रेड हो रहा है. बट आई कैन गेट बिकॉज इनके यूएसए बिजनेस में ये लोग केपेक्स तो कर चुके हैं एंड उससे अभी करंटली इतना सेल्स आ नहीं रहा. बट देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आगे जाके सडनली बहुत ज्यादा सेल्स आ जाएगा जिसकी वजह से इनका जो ओवरऑल प्राइस टू सेल्स है वो एकदम से हाफ भी हो सकते हैं बिकॉज केपेक्स काफी मेजर इनने करा है यूएसए बिजनेस में. बट सिंस ये लोगों के लास्ट 2-3 साल में बहुत ज्यादा कुछ मेजर रैंप अप नहीं आया तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत सडन रैंप अप आएगा एंड द रैंप अप इन सेल्स विल बी ग्रेजुअल. एंड इसलिए मोटा मोटी इनका जो प्राइस टू सेल्स की बेसिस में जो मैं मेट्रिक देख रहा हूँ दैट लुक्स रीजनेबली हाई. एंड सिंस इनके मार्जिन प्रोफाइल थोड़ा सिमिलर ही दिख रहा है तो दैट सेंस आई बिलीव कि प्राइस टू सेल्स मेट्रिक में ये थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं. सिमिलरली अगर हम इनका बैलेंस शीट देखेंगे तो बिकॉज ये लोग ने अभी बहुत मेजर केपेक्स करा है यूएसए बिजनेस में एंड वहां से इतने रेवेन्यूज नहीं आ रहे तो इनका डेट टू इक्विटी इज नेचुरली वेरी हाई इन कंपेरिजन टू अदर प्लेयर्स. एंड अगर हम सुंदरम क्लेटन का भूल जाए एंड बाकी सारे प्लेयर्स का ईबी टू एबिटा देखें सो वी विल ऑब्जर्व कि ये जो इंडस्ट्री है इसके बाकी से प्लेयर्स का ईबी एबिटा इज अराउंड 10 to 12 टाइम्स. सो अगर हम बुल केस भी ले रहे हैं तो ये कंपनी का अराउंड 20 टाइम्स ईबी टू एबिटा आ रहा है. सो आई डोंट फील कि ये कंपनी बहुत ज्यादा चीप वैल्यूएशंस में ट्रेड कर रहा है सच. सेन बाकी सब भी अगर हम देखें डेटा तो उससे ये मतलब कुछ बहुत मेजर वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आ रहा है एट करंट लेवल्स. एंड ऐसा भी केस हो सकता है कि बिकॉज देर इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द कंपनी, सो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है दे सी वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एट दिस पर्टिकुलर लेवल एंड इसलिए वो लोग ये लेवल्स पे भी कंपनी बाय कर रहे हैं. बट वी एज इन्वेस्टर्स शुड बाय अ कंपनी ओनली व्हेन वी फील दैट देयर इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस. एंड सिंस आई पर्सनली फील कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये बिजनेस में इतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट करंट लेवल्स नहीं है इसलिए आई एम अवॉइडिंग एट दिस वैल्यूएशंस. So that was my brief analysis of this business. But one interesting thing that I would like to ask everyone, the viewers, is कि हमने नॉर्मली ऑब्जर्व करा है कि जब भी कोई डीमर्जर होता है तो जो रिजल्टिंग एंटिटी होता है जिसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा छोटा होता है उसमें काफी अच्छा फोर्स सेलिंग आती है बाय इंस्टीट्यूशंस. देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड दैट बट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट कि काफी अच्छा फोर्स सेलिंग आता है. सो द रीसेंट केस ऑफ बजाज प्रोजेक्ट्स वाज वेरी इंटरेस्टिंग जहाँ पे ये बिजनेस जो ईपीसी वाले का बिजनेस था इन पावर साइड पे वो बजाज इलेक्ट्रिकल्स जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस था उससे डीमर्ज हुआ. एंड नेचुरली जब ये डीमर्ज हुआ तो जो इंस्टीट्यूशंस थी उन लोगों ने काफी मेजर सेलिंग करी थी इन पर्टिकुलर बिजनेस में जिसकी वजह से इनका जो लिस्टिंग प्राइस था डीमर्जर का दैट वाज अराउंड 200 रुपीज. बट वो फोर्स सेलिंग की वजह से ये स्टॉक अराउंड 100 रुपीज पे आ गया था.
And some institutions like Enam Holding did use selling in this particular business because they wanted to hold Bajaj Electricals and not Bajaj projects. तो हमने इस केस में तो देखा कि इस कंपनी में फोर्स सेलिंग आई. एंड सिमिलरली सुंदरम क्लेटन का मार्केट कैप इज ओनली 3000 crores, while TVS Holding is a very huge company. But still in this case कोई मेजर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग तो आई नहीं. बट टू द कॉन्ट्ररी वी ऑब्जर्व कि जो अदर इंस्टीट्यूशंस है लाइक SBI म्यूचुअल फंड दैट एक्चुअली टुक अ ह्यूज पोजीशन फ्रॉम द प्रमोटर्स देमसेल्फ. सो इसका क्या रीजन है कि क्यों ये इंस्टीट्यूशंस ने बजेल में सेलिंग करी एंड क्यों ये लोगों ने सुंदरम क्लेटन में सेलिंग नहीं करी? I would like to know that in the comment section below. And some those who will write the answer correctly, like the first person जो सही आंसर देगा उसको हमारे फ्री मिशन स्माइल वेबिनार जो हम अगले मंथ में करेंगे उसमें हम फ्री एक्सेस देंगे एज अ रिवॉर्ड. सो डू शेयर योर थॉट्स ऑन द वीडियो एंड आपके हिसाब से क्यों सुंदरम क्लेटन में फोर्स सेलिंग नहीं आई एंड क्यों बजेल प्रोजेक्ट्स में फोर्स सेलिंग आई वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Keep liking, sharing, and subscribing to our session. Thank you so much.